हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसे कि हम हिंदी में प्रशीतन संयंत्र भी कहते हैं। तो इस बेसिकली हम प्लांट में हम ये चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं और स्टोर करके हम किस प्रकार से हम आइस प्लांट्स का उपयोग करते हैं। आइस प्लांट का अगर बेसिकली अगर उपयोग देखा जाए तो ना कि केवल आइस को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है, बल्कि हम बहुत से ऐसे भी प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं जिस प्रोडक्ट्स को हम एडाइबल आइटम्स या नॉन एडाइबल आइटम्स में भी हम उपयोग करते हैं, जैसे कि ब्रेवरेजेस, अल्कोहल्स, कोल्ड फ्रूट बियर्स, ये सारी चीज़ें, आइसक्रीम्स, ओके, ये सारी चीज़ें हम रेफ्रिजरेशन प्लांट्स पर हमारा प्रोडक्शन होता है। रेफ्रिजरेशन प्लांट्स केवल यही सारी चीज़ें नहीं, बल्कि आपके वेजिटेबल्स, बहुत से फ्रूट्स जो कि हमें पूरे साल भर हमें प्रोवाइड होते हैं, हमें सप्लाई होते हैं, वो सारे फ्रूट्स को भी स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के बारे में आइए हम कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइन डायग्राम ऑफ आइस प्लांट एंड इट्स वर्किंग इन डिटेल। ओके, बर्फ बनाने के संयंत्र को रेखाचित्र बनाइए एवं उसकी कार्यविधि को समझाइए। आंसर में लिखा हुआ है केन आइस सिस्टम, डब्बे बर्फ निकाय। इन दिस सिस्टम द वाटर इज प्लेस्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन केन्स इमर्स्ड इन अ ब्राइन टैंक विच इज केप्ट कूल बाई अमोनिया एक्सपांसन कॉइल्स। ओके, तो इस प्लांट में हम क्या करते हैं कि ब्राइन टैंक हम लेते हैं। ब्राइन टैंक मतलब कि हम नमक को, हम सॉल्ट को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं एक प्रॉपर रेशो में, और जिसके कारण से उस सॉल्ट वाटर का, उस ब्राइन वाटर का क्या होता है, जो रेशो, जो अनुपात होता है ठंड, कूलनेस जो प्रोवाइड करने का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, ब्राइन सॉल्यूशन को किसी किसी किताब में आप ये भी पढ़ेंगे कि ये एक वाटर को हम मिक्स करते हैं अल्कोहल्स के साथ में, शराब के साथ में हम मिक्स करते हैं, तो उसे भी किसी किसी जगह पर बुक्स में पर ये ब्राइन वाटर बताया गया है या ब्राइन सॉल्यूशन बताया गया है, अल्कोहल विद वाटर को। ओके, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, डायग्राम के भी माध्यम से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट आर शोन इन फिगर। द प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ अ कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर एंड वेरियस कंट्रोल्स। ओके, तो यहाँ पर जो प्लांट जो रहता है उसमें कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपांसन वाल्व, कंप्रेसर, ये चारों जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। The brine is chilled to -10 degree Celsius in evaporator and it is circulated in the brine tank where the cane containing clean water are immersed in the moving bath of brine. Brine absorbs the heat from water of the cane and converted the water into ice. Hot brine again circulated after cooling by refrigeration system. Okay, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं पूरे थ्योरी चीज़ों को। तो देखिए सबसे पहले हम कंप्रेसर से शुरू करते हैं। कंप्रेसर का काम क्या रहता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। कंप्रेस करने से क्या होगा, एक तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और दूसरा उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा राइज हो जाएगा। जब कंप्रेसर में हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो किस अवस्था में होता है, वो गैसियस स्टेट में रहता है। गैसियस स्टेट में कंप्रेसर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो आगे बढ़ करके कंडेंसर कॉइल की तरफ में बढ़ जाता है। कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रहता है। कंडेंसर कॉइल का मुख्यतः जो रोल होता है वो ये रहता है कि टेम्परेचर को डिस्चार्ज करना, हाई हीट को डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, और कंडेंसर कॉइल में जैसे ही टेम्परेचर को हम रिलीज करते हैं तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो किस स्टेट में आ जाता है, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उसके प्रेशर को भी हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद देखिए आगे में यहाँ पर ये रिसीवर लिखा हुआ है। रिसीवर का क्या काम होता है कि जो रेफ्रिजरेंट जो है उसे रिसीव करना, और अगर वो गैसेस स्टेट में है तो उसे वापस कंडेंसर कॉइल की तरफ भेज देना, और अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसे ड्रायर या फिल्टर की तरफ में उसे प्रोसीड कर देना, फॉरवर्ड कर देना। और जैसे ही वो ड्रायर या फिल्टर की तरफ में जाता है तो इसके अंदर में एक सिलिका एब्जॉर्बर लगा होता है। इस सिलिका एब्जॉर्बर में कुछ भी मॉइस्चर कंटेंट या डस्ट पार्टिकल अगर रहता है तो सिलिका एब्जॉर्बर क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल को, और केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपांसन वाल्व की तरफ में आगे जो है फॉरवर्ड होने देता है। एक्सपांसन वाल्व में हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो जाने के बाद में
एक्सपांड होता है। एक्सपैंड होने के बाद में उसकी जो क्षमता जो होती है रेफ्रिजरेंट की, उसका जैसे कि प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने के साथ में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, और इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है कि ऑलमोस्ट वो माइनस के टेम्परेचर को फॉलो करता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट जो है ये देखिए कहाँ पर जाता है, ये एक चैम्बर है, ब्राइंग टैंक है, इसके अंदर में क्या चीज़ है, सॉल्यूशन पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, और बाहर से ये जो पाइप जो दिख रहे हैं ये एक इवोपरेटर की तरह काम करता है, और इस ब्राइंग टैंक के अंदर में सॉल्यूशन पूरा भरा हुआ है, और उसी सॉल्यूशन के अंदर में ये जो आपको केन्स जो दिख रहे हैं इसके अंदर में क्या रहते हैं, इस केन्स के अंदर में वाटर रहते हैं, इसी के अंदर में ये वाटर जो है कन्वर्ट होता है आइस में, ठीक है, रेगुलर इस प्रोसेस की वजह से। और ये ब्राइन वाटर भी क्या होता है, ठंडा होते जाता है। ब्राइन वाटर जैसे कि मैंने बताया कि सॉल्ट के साथ में हम मिक्स कर देते हैं वाटर को, और उसके बाद में इसे हम फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लो होने की वजह से जो वाटर जो है वो ठंडा होता जाता है, और हमारा रेफ्रिजरेंट उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने फेस को चेंज कर लेता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब अगेन जो गैस वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर की ओर फॉरवर्ड हो जाता है, और हमारा जो ये रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल करके क्या कर देता है, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देता है, और ब्राइन टैंक के अंदर में जितने सॉल्यूशन है उसे भी वो क्या कर देता है, बहुत ही लो टेम्परेचर में मेंटेन कर देता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्राइन टैंक। अब देखिए ये आइस प्लांट लेआउट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस फिगर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सीमेटिक फिगर ऑफ आइस प्लांट लेआउट, as this figure shows the clear representation of each and every product of ice plant and its contribution also। ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है आइस प्लांट का। ये केवल आइस प्लांट का जो फंडा है ये हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही फंडा सेम आपका कोल्ड स्टोरेज में भी आपको देखने को मिलेगा। इवन ब्रेवरेजेस, फ्रूट बियर्स और आपकी एडाइबल आइटम्स के स्टोरेज गोडाउंस में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इस गोडाउंस पर आपके नॉनवेज आइटम्स भी यहाँ पर आपको स्टोर किए हुए देखने को दिख सकते हैं, जैसे कि फ्रेश मीट, फ्रेश फिश, या उसे अब सेमी बॉइल्ड या बॉइल्ड करके उसे प्रोसेस्ड करके हम वैक्यूम पैक करते हैं, जो कि मिलिट्री मैन्स को जाती है, पुलिस मैन्स को जाती है, या हॉस्पिटल पर जाती है ये सारे फूड आइटम्स, या फॉरेन हम उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात करने का भी हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो इस कंट्री की जो फिश या मीट जो है वो बाहर के कंट्री में भी बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, और बाहर के कंट्रीज़ के भी जो मटेरियल, जो नॉनवेज मटेरियल्स जो रहते हैं वो हमारे भी कंट्री में लाइक किया जाता है, तो इसलिए ये सारे मटेरियल्स को हम फ्रीज करके उसे हम प्रोसेस्ड करके हम उसे आयात निर्यात करने का काम करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के कारण भी एक एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। ओके, तो आइए देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया है, आगे पढ़ते हैं हम। तो आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, केन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक ऑफ ब्राइन एंड आइस ड्रॉन आउट फ्रॉम द केन्स। ओके, तो इसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, जब वाटर जो है वो केन के अंदर में जो उपलब्ध है वो जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केन से हम जो हमारा आइस जो है उसे हम क्या कर देते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। तो वो सारे जो आइस जिसे भी हम रिमूव करते हैं, तो वो आइस का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, जैसे कि पार्टी में हम उसे उपयोग करते हैं, मर्चुरी वार्ड में हम उपयोग करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हम उसे उपयोग करते हैं, होटल्स पे हम उसे यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स पर हम उसे यूज़ करते हैं, या किसी हम मॉल में भी हम यूज़ करते हैं उसे ठंडा करने के लिए, कूलिंग टावर को ठंडा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या कुछ फ्रोजन आइटम को हम वहाँ पर स्टोर करने के लिए। तो इन सारी जगह पर ये आइस का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही मल्टीपर्पज़ चीज़ होती है ये आइस, क्योंकि जो हम कोल्ड स्टोरेज में डेवलप करते हैं या आइस प्लांट्स पर हम जो है उसे डेवलप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केन का एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर बताया गया 25 सेंटीमीटर क्रॉस 55 सेंटीमीटर एट द बॉटम का ये साइज रहता है, और टॉप का देखिए साइज बताया गया 28 सेंटीमीटर क्रॉस 57 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा जो वैल्यू आपको दिख रहा है न्यूमेरिक डिजिट, ये लेंथ को डिनोट करता है, और ये जो छोटा न्यूमेरिक डिजिट आपको दिख रहा है ये ब्रेड्थ को डिनोट करता है। ओके, एट द टॉप 125 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट जो रहती है वो 125 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द कैपेसिटी ऑफ द केन इज अबाउट 150 किलोग्राम हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब एक केन में आपका 150 किलोग्राम वाटर की कैपेसिटी होती है, मतलब 150 किलोग्राम आप उसमें वाटर को स्टोर कर सकते हैं,
और वही वाटर क्या हो जाता है आपका आइस में जब तब्दील हो जाता है तो सेम आपको उसका वेट होता है 150 kg। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगला एक हेडिंग है यहाँ पर ब्राइन एजिनेशन, ब्राइन एजिटेटर्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू रिमूव द डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम द फ्रीजिंग वाटर एंड टू टेक आउट सॉलिड इम्प्योरिटीज एयर एजिटेशन इज डन इन द केन्स बाय ब्राइन एजिटेटर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बहुत से ऐसे हार्मफुल गैसेस या बहुत से ऐसे इम्प्योरिटीज वाटर में डिजॉल्व रहती हैं जिसे कि हमें हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम उसे अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आइस जो है वो भी ख़राब हो सकता है, और आइस से रिलेटेड अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स को अगर हम उस आइस में अगर हम मेंटेन करें तो बाकी प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं उन सब केन में हम एयर एजिटेशन का हम उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आइस जो है वो बिल्कुल फ्रेश हमें प्रोड्यूस मिले। ओके, तो ये एक तरह का एक केमिकल होता है जिस केमिकल को हम कुछ लिमिटेड ड्रॉप्स हम उसे डालते हैं केन्स में, और हम क्या देखते हैं कि हमारा जो केन है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर में जो वाटर जो है वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पर डिपॉजिट हो गए हैं, या तो ऊपर की ओर फ्लोट कर रहे हैं, यानी तो फिर वो नीचे की तरफ में एक तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो एक तरह का केमिकल होता है ब्राइन एजिटेटर्स। ओके, अब देखिए अगला जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है थाउनिंग ऑपरेशंस। थाउनिंग ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, देखिए व्हेन फ्रीजिंग ऑपरेशन ऑफ आइस इज कंप्लीटेड द केन्स आर लिफ्टेड out of brine tank with the help of a hoist arrangement and given a dip in water, dip in hot water. The tank containing this hot water is called thawing tank and the operation is known as thawing. The hot water helps the removal of ice from the केन्स इजीली। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि केन्स में जब 150 किलोग्राम का जब आइस वहाँ पर डेवलप हो जाता है तो हम उस आइस को हम वहाँ से निकालने के लिए, केन से हम निकालने के लिए, केन से वो क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है आइस, तो हम केन से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थाउनिंग ऑपरेशन करते हैं। थाउनिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा एक टब होता है केन के साइज का, और उस टब में क्या होता है, गर्म वाटर होता है, एक हॉट फ्लूइड होता है, हॉट वाटर होता है, और हम उस हॉट वाटर में हम क्या करते हैं, एक जैक के थ्रू, एक क्रेन के थ्रू हम 150 kg को हम उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, और उस जार के अंदर में, उस बड़े ड्रम के अंदर में हम उसे डिप करते हैं केन को, और इसी प्रकार से हमारा जो केन के अंदर में जो आइस जो उपलब्ध है वो आइस क्या होता है, आसानी से केन को छोड़ देता है। ओके, वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, जो बाउंड्री जो रहती है आइस की वो मेल्ट होती है, और जो केन के साथ में जो अटैचमेंट रहता है वो आसानी से छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो आइस है वो बिल्कुल फ्रेश स्क्वायर या क्यूब शेप में हमें प्रोड्यूस हो जाता है, देखने को मिलता है। ओके, द हॉट वाटर हेल्प्स द रिमूवल ऑफ आइस फ्रॉम केन्स इजली। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला एक हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है द लेआउट ऑफ कोल्ड स्टोरेज प्लांट एंड इट्स वर्किंग। शीतगृह का लेआउट बनाकर इसकी कार्य प्रणाली संक्षेप में समझाइए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कोल्ड स्टोरेज का ये डायग्राम को समझाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए कोल्ड स्टोरेज एक फार्मर या एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का एक पार्ट, एक मीडिएटर की तरह प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ फल होते हैं जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, ये सारे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और ये कुछ ही पर्टिकुलर सीजन में होते हैं और बहुत लिमिटेड प्लेस पर होते हैं। इंडिया में अगर ये होते भी हैं तो बहुत लिमिटेड प्लेस पर ही होते हैं, इसका एक एबंडेंट सप्लाई नहीं होता। इवन मैंगो भी जो है वो होता तो हर जगह है, बट केवल वो 2 से 3 महीने ही आपको उपलब्ध हो पाता है। बिल्कुल पके हुए जो मैंगो होते हैं वो आपको 2 से 3 महीने ही बस उपलब्ध हो पाता है, लेकिन उसकी जो डिमांड जो है वो पूरे ऑल ओवर ईयर रहती है। तो हम उस डिमांड को हम पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा एप्पल्स या जितने भी एक्स्ट्रा फ्रूट्स सीजन में जो आते हैं उन सारे फ्रूट्स को हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस्ड करके हम उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं बड़े बड़े बास्केट्स में। ओके, तो कोल्ड स्टोरेज में एक निर्धारित हर फ्रूट का एक सेफ टेम्परेचर होता है, उस सेफ टेम्परेचर में हम उसे
फिक्स करके हम उसे रख देते हैं, और उसको रखने के बाद में हम 2 से 3 महीने के बाद में हम क्या देखते हैं, या साल भर के बाद भी वो जो फ्रूट रहता है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और यहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि जितने भी ईटाइबल आइटम्स हैं उसका जो टेस्ट है, उसका जो कलर है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो खुशबू जो है, उसकी जो स्मेल जो है फ्रूट्स की, वो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा तो क्या हो सकता है, वो उसमें आपको सड़न देखने को मिल सकती है, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है, जितने भी फ्रूट्स हैं, जो भी ईटाइबल आइटम्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है हमारा कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करने वाला एक मेडिएटर है। और कोल्ड स्टोरेज की जो इनिशियल जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, बट उसके बाद में जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ओके, और इसमें हम अगर आप बहुत बड़ा अगर कोल्ड स्टोरेज है तो इसमें कम से कम आप हजारों लाखों टन के मटेरियल को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ओके, तो इसका केवल इनिशियल कॉस्ट आता है, मेंटेनिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम एक बार टेम्परेचर को अगर मेंटेन कर देते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद में बस उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम 2 या 3 डिग्री सेल्सियस अगर कोल्ड स्टोरेज के अंदर में अगर हमने मेंटेन कर दिया तो उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करने की बस ज़रूरत है बस, और उसके बाद में उसे बार बार हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेफ्रिजरेटर को हम देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है हम बार बार खोलते हैं, बट कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे को हम बार बार नहीं खोलते हैं, और उसके अंदर एक निश्चित तापमान को हम मेंटेन कर देते हैं, और टेम्परेचर को तापमान को मेंटेन करने के बाद में क्या देखते हैं कि हमारा सालों साल तक की भी जो ईटाइबल आइटम्स हैं वो ख़राब नहीं हो रहा है। ओके, तो आइए हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कोल्ड स्टोरेज प्लांट लेआउट, तो यहाँ पर देखिए कोल्ड स्टोरेज का ये प्लांट लेआउट है। यहाँ पर ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होने के बाद में ये आपका देखिए आगे की ओर जा रहा है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हो रहा है, देखिए वाटर सप्लाई हो रहा है, मतलब ठंडा पानी आ रहा है कंडेंसर के अंदर में, जो रेफ्रिजरेंट है उसे ठंडा कर रहा है, और गर्म पानी होकर के वो बाहर की ओर चला जा रहा है। ठीक है, कंडेंसर कॉइल का क्या काम रहता है, रेफ्रिजरेंट को कूल करना। ओके, रेफ्रिजरेंट को कूल करना, और जो भी कूल्ड रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर कॉइल से होते हुए कहाँ पर चला जाता है, रिसीवर में चला जाता है। रिसीवर मतलब कि वो फिल्टर का काम करता है रिसीवर आपका, कि अगर लिक्विड अगर रेफ्रिजरेंट है तो उसे आगे वो थ्रोटल वाल्व या ड्रायर में भेजता है, अगर गैसेस स्टेट में है तो वापस उसे कंडेंसर कॉइल में ये रिवर्स कर देता है। अब जो रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे की ओर जब बढ़ता है, ड्रायर में जाता है, तो ड्राई होने के बाद में रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे की ओर बढ़ता है और कैपिलरी ट्यूब की तरफ में बढ़ता है। कैपिलरी ट्यूब में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद में आगे की ओर हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है इवेपोरेटर कॉइल की तरफ में। ओके, एक्सपांसन के बाद में इवेपोरेटर कॉइल की तरफ में बढ़ता है। इवेपोरेटर कॉइल के नीचे में देखिए इस प्रकार से ये फैन लगा हुआ होता है, जो कि इवेपोरेटर कॉइल में ब्लो होता है, और इवेपोरेटर कॉइल में जब ठंडी हवाएं जो टकराती हैं इस कॉइल में, तो ये कॉइल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में। आप कभी कभी देखेंगे कि इस इवेपोरेटर कॉइल के इर्द गिर्द में जो इन्वायरमेंट में जो एयर जो रहता है, एयर में जो मॉइस्चर रहता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से वो जो मॉइस्चर जो रहता है वो आइस में कन्वर्ट होकर के इस इवेपोरेटर कॉइल में सस्पेंडेड हो जाते हैं, और सस्पेंडेड होने की वजह से जितने भी एयर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ठंडा होकर के आगे की ओर फॉरवर्ड होता है। तो देखो चिल्ड एयर ब्लोअर, यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड एयर जो है ब्लो होता है, और देखो ये जो है ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, और ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस जो है ये आगे आप इसे डक्ट के माध्यम से किसी भी रूम या किसी भी जगह पर आप इस एयर को आगे जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो है ये कोल्ड स्टोरेज जो प्लांट है वो वर्क करता है इसी प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल सा साइकिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल भी है। ये डायग्राम को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग अपने नोटबुक में, और प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जो डायग्राम है ये आपका ऑलमोस्ट लगभग हर बार ये एग्जाम में आता है, बनाने के लिए बोला जाता है कोल्ड स्टोरेज का डायग्राम। और इस स्टोरेज का डायग्राम बहुत ही सिंपल है, केवल 4 मैकेनिज्म के माध्यम से आप इसे बना सकते हैं। जो 4 मैकेनिज्म, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व और इवेपोरेटर, इसमें भी सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है, और सेम फ्लो प्रोसेस भी है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।
The essential components of a cold storage plant are compressor, condenser, expansion device, evaporator and various controls as shown in figure. For small cold storages, the rooms are cooled by air. The warm air from room is drawn at the bottom. It passes over the coils of evaporator and chilled air is blown. तो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है जो सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बताया कि इवोपरेटर के पीछे यहाँ पर फैन लगा हुआ होता है और फैन क्या करता है, ब्लो करता है एयर को, और वो जो एयर जो है वो इवोपरेटर कॉइल से टकराते हुए आगे की ओर चला जाता है, चिल्ड एयर ब्लो करके वो आगे की ओर चला जाता है। ओके, तो अब जो है हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड एयर इज ब्लोन आउट इन द रूम थ्रू द डायरेक्टिंग ब्लोअर्स. Such unit are used direct refrigerant in their cooling coils. As brine is circulated, in this case secondary coils are to be provided. Okay, for large cold storages, the rooms are cooled by brine, which is cooled at central point and is pumped through pipes to respective rooms. Hot brine is again cooled by circulating it through central air conditioning plants. It is always kept these things in mind before keeping the things in the cold storage, that one thing should not react with other thing and the taste, smell and color should not be affected. तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज में हम बहुत से डाइबल आइटम्स को हम स्टोर करने का काम करते हैं, और उस जो भी डाइबल आइटम्स हैं, चाहे वो वेजिटेरियन आइटम्स हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हो, तो उनका जो कलर है, जो टेस्ट है, जो स्मेल है, वो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज का भी वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मीनिंग नहीं होगा अगर वो हमारे डाइबल आइटम्स का कंजर्वेशन सही तरीके से अगर नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम उसका एक टेम्परेचर को सेट कर देते हैं और उसी टेम्परेचर में वो सालों साल तक के मेंटेन्ड रहते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। अब देखिए यहाँ पर एक अगला हेडिंग है डीफ्रोस्टिंग। डीफ्रोस्टिंग को हिंदी में भी डीफ्रोस्टिंग ही कहा जाता है, जमी हुई बर्फ को पिघलाना। ओके, तो ये क्या होता है कि अगर इवोपरेटर कॉइल का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा, फ्रोस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। फ्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जनरली सिंगल डोर फ्रिज में हमें देखने को मिलता है कि जो भी हम इडाइबल आइटम्स रखते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को जब भी हम वॉश करके रखते हैं तो उसमें जो वाटर जो रहता है वो क्या होता है, इवोपरेट होकर के इवेपरेटर कॉइल में जाकर के सस्पेंड हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही थिक लेयर, एक बहुत ही मोटा लेयर बर्फ का बना देता है, जिसके कारण से कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो डैमेज या चोक होने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है, और जिससे कि हमारा स्पेस भी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हमारा नहीं हो पाता है, स्पेस भी। ओके, तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं स्टडी करके सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रोस्ट इज कलेक्टेड ऑन इवोपरेटिंग कॉइल एज द टेम्परेचर ऑफ द इवोपरेटिंग कॉइल इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो इवोपरेटिव कॉइल का जो टेम्परेचर जो है वो लेस होना चाहिए वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर से। अगर वो लेस अगर हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस अगर कम हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पर फ्रोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। फ्रोस्टिंग मतलब कि वहाँ पर बर्फ जो है सस्पेंडेड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। फ्रोस्ट थिकनेस इंक्रीजेज ड्यू टू फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग। तो यहाँ पर देखिए अगर आप बार बार अगर जो रेफ्रिजरेटर है उसके दरवाजे को अगर खोलना या बंद करना अगर आप बार बार करेंगे तो उससे भी जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर जो कंटेंट रहता है उसके कारण से भी वहाँ पर फ्रोस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। फ्रोस्ट थिकनेस रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम कैबिनेट एयर to refrigerant passing through the evaporator tubes. This increases the running time of the refrigerator and hence the power consumption. तो जो फ्रोस्ट जो होता है उसकी वजह से जो पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ जाता है और आपका जो रनिंग टाइम है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है और उसे हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। अगर हम उसे अगर समय समय पर अगर क्लीन अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर रेगुलर डीफ्रोस्टिंग मस्ट बी डन व्हेन फ्रोस्ट थिकनेस इंक्रीजेस अबव 6
ओके, 6 mm से अगर ज़्यादा अगर होता है, ये mm लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 6 mm है, मिलीमीटर है, तो 6 mm से अगर ज़्यादा अगर होता है तो उसे डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत है, बट अगर 6 mm तक के है तो उसे डिफ्रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिफ्रोस्टिंग कॉमनली यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं डिफ्रोस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है डिफ्रोस्ट बाय स्टॉपिंग यूनिट। तो डिफ्रोस्ट मशीन बंद करने के बाद स्टॉप द यूनिट, कीप डोर ओपन एंड चिल ट्रे मस्ट बी केप्ट इन डिफ्रोस्ट पोजीशन टिल डिफ्रोस्ट टेक्स प्लेस। तो देखिए आपके रेफ्रिजरेटर में आपके जो मशीन है रेफ्रिजरेटर की, उस मशीन में भी आपको ये ऑप्शन देता है डिफ्रोस्टिंग का, जिसमें कि आप डिफ्रोस्ट के बटन को दबा दिए और जो ट्रे जो है या उसमें जो भी डाइबल आइटम्स आप उसे बाहर की ओर निकाल दिए और उसे बाहर की ओर आप रख देंगे। तो उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि जितने भी डाइबल आइटम्स हैं उसे जब आप बाहर निकाल देंगे और डिफ्रोस्ट का बटन को प्रेस कर देने के बाद में आपको जो डोर जो है रेफ्रिजरेटर का उसे ओपन करके रखना पड़ेगा, जिसके कारण से टेम्परेचर शेयर होगा और जितना भी आइस जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर में वो मेल्ट होकर के क्या हो जाएगा, फ्लो होगा नीचे की ओर। और नीचे जो है आपको जूट के क्लॉथ या कुछ ऐसा आपको वहाँ पर रखना होगा, जिससे कि जो आइस जो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो कहीं और फैल करके किसी और मटेरियल को खराब न कर सके। ओके, सेकंड पॉइंट है हॉट वाटर डिफ्रोस्टिंग, लिखा हुआ है गर्म पानी से डिफ्रोस्ट करना। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टेक वार्म वाटर इन अ सॉसर एंड कीप इन फ्रीजर कंपार्टमेंट एंड कीप चिल ट्रे इन डिफ्रोस्ट पोजीशन, refrigerator door should be closed, repeat the procedure if completed defrosting does not takes place, this is a quick method of defrosting। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है, गर्म पानी से डिफ्रोस्ट करने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, सॉसर, जिससे कि हम सॉस हम उपयोग करते हैं, जो खाने के लिए जो सॉस का हम उपयोग करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक बॉटल रहता है और उसके आगे में एक बहुत ही स्मॉल ओपनिंग रहता है। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, सॉसर के अंदर में हमें हॉट वाटर भर लेना है और भरने के बाद में हमें उस हॉट वाटर उस सॉसर के माध्यम से हमें जो इवोपरेटर में जिस जगह पर आइस जो है सस्पेंडेड है उस जगह पर हमें उसे स्प्रे करना है सॉसर के माध्यम से, और डिफ्रोस्ट का भी बटन पैरेलली हमें प्रेस कर देना है। तो जिसके माध्यम से हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर के अंदर में जो बर्फ़ जमा हुआ है वो बहुत ही आसानी से फ्लो होता हुआ निकल जा रहा है। ओके, बहुत ही आसानी से हमारा जो बर्फ है वो पास आउट हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो रहता है वो बहुत ही क्विक प्रोसेस है, इसके बारे में ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट है टाइम डिफ्रोस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपने आप डिफ्रोस्ट होना। तो देखिए ये लिखा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर डिफ्रोस्ट सिस्टम यूज ए क्लॉक टायर इन इनिशिएट द डिफ्रोस्ट साइकिल, द नंबर ऑफ डिफ्रोस्ट पीरियड varies from 1 to 4 in 24 hours depending on the particular timer used. The timer controls initiated either the defrost cycle or cooling cycle. When the timer is in the cooling cycle, the thermostat controls the on-off periods of the compressor. Okay, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको आपको स्वतः ही अगर उसके अंदर में जो अवेलेबल जो आइस है उसे अगर आपको मेल्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 24 घंटे में 3 से 4 बार आप बीच बीच में अगर आप उसे ऑन या ऑफ अगर करेंगे 3 या 2 से 4 घंटे के लिए, तो अपने आप जो है आइस जो है वो मेल्ट होकर के वाटर बन करके बाहर की ओर फ्लो हो जाएगा। ओके, ड्रेन आउट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन द टाइमर इज इन द डिफ्रोस्ट साइकिल द थर्मोस्टेट कैन नॉट टर्न द कंप्रेसर ऑन। ओके, तो जब डिफ्रोस्ट साइकिल के प्रोसेस में रहता है, जब डिफ्रोस्ट का जब आप बटन जब आप प्रेस कर दिए हैं तो कंप्रेसर का जो बटन है उसे ऑन नहीं करना है, थर्मोस्टेट भी ऑन उसे नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका जो आइस जो वहाँ पर सस्पेंडेड है वो भी क्या होता जाएगा, फ्लो होता चला जाएगा। ओके, लिखा हुआ है आगे इन अदर वर्ड्स द थर्मोस्टेट हैज नो कंट्रोल ऑन द कंप्रेसर व्हेन द डिफ्रोस्ट टाइमर इज इन डिफ्रोस्ट पोजीशन। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है कि जो डिफ्रोस्ट पोजीशन में जब रहता है तो कंप्रेसर किसी भी प्रकार से काम नहीं करता है, और ये जो है बहुत ही आसानी से आपका रेफ्रिजरेशन के अंदर में जितने भी बर्फ जमा है वो बहुत ही आसानी से ये फ्लो आउट करता चला जाएगा, और जैसे जैसे फ्लो आउट करता जाएगा तो ड्रेन आउट पाइप से ये जो है बाहर की ओर फ्लो होता चला जाएगा, और कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कि ये फ्लो आउट होकर के बाहर की ओर पूरी तरह से डिफ्रोस्ट हो चुका है आपका फ्रिज। ओके, यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है द डिफ्रोस्ट साइकिल टर्मिनेट्स अप्रोक्सीमेटली
देखिए लिखा हुआ है द डिफ्रोस्ट साइकिल टर्मिनेट्स अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स आफ्टर बीइंग टर्न ऑन। ओके, तो डिफ्रोस्ट साइकिल जो है 20-20 मिनट के साइकिल को फॉलो करता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो जब तक कि वो बर्फ को पूरा मेल्ट ना कर दे तब तक कि डिफ्रोस्ट जो है वो डिफ्रोस्ट मोड में ही रहेगा, और जैसे ही वो बर्फ को पिघला देगा तो उसमें सेंसर की एक सेटिंग रहती है कि वो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट मोड को ऑफ कर देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट है डिफ्रोस्टिंग बाई हॉट गैस, गर्म गैस के द्वारा डिफ्रोस्ट। Okay, in this method hot gas coming out from the compressor is used for defrosting. Solenoid valve placed between the compressor and evaporator opens regularly and hot gas from compressor enters into the evaporator coil and melt the frost. यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफ्रोस्ट को जो कंप्रेसर से जो गर्म जो तापमान का जो एयर जो है अगल बगल का, उस एयर को हम क्या कर सकते हैं, सीधा हम आइस में जब हम स्प्रे करेंगे तो वहाँ से भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि आइस जो है इवोपरेटर कॉइल में जो सस्पेंडेड है उसे हम मेल्ट कर पा रहे हैं, उसे हम डिफ्रोस्ट कर पा रहे हैं। ओके, पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिक डिफ्रोस्टिंग, विद्युत डिफ्रोस्टिंग। ओके, इट इज एन ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग मेथड। इन दिस मेथड एन हीटर इज केप्ट नियर द इवोपरेटर कॉइल। दिस हीटिंग कॉइल गिव्स द हीट थ्रू रेडिएशन to the frost to melt it, but it takes more time, therefore evaporator coils is connected with electric supply directly and this heated coil melts the frost। ये यहाँ पर क्या चीज़ बताया जा रहा है कि इवोपरेटर कॉइल जहाँ पर बर्फ जो है जमा हुआ है, सस्पेंडेड है, उस जगह पर हम एक हीटिंग कॉइल का वहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, और जैसे जैसे हीटिंग कॉइल अपना हीट बहुत ज़्यादा जब रेडिएट करेगा तो आइस जो है वो मेल्ट होकर के ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली। 6 पॉइंट है thermobank defrosting। thermobank defrosting, this system is universally used for big industrial installation. As the name states, the thermobank is a bank for starting the heat during the normal operation of the cycle. Heat from the hot gas coming out of the compressor is stored in a small liquid tank. The stored heat during the normal operation defrosting cycle and it prevents the compressor from liquid slugging। ओके, तो यहाँ पर देखिए थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग भी रहता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्रीज में जनरली इंस्टॉल्ड रहता है। और थर्मोबैंक क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रोस्ट अगर वहाँ पर जमा हो गया तो वो कंप्रेसर का जो हीट एनर्जी जो है उसे स्टोर करके उस आइस के कांटेक्ट में लेकर के आएगा उस हीट एनर्जी को, और आइस क्या होगा, मेल्ट होकर के बाहर की ओर ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए अगला लिखा हुआ है द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। मैं घरेलू प्रशीतन रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करने के लिए मुख्य बिंदुओं को लिखिए। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर इंस्टॉलिंग ए न्यू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स आर। क्या क्या बिंदु हैं यहाँ पर? सबसे पहला है लेवल ऑफ रेफ्रिजरेटर शुड बी प्लेन। जो रेफ्रिजरेटर जिस जगह पर रखेंगे उस जगह को हमें बिल्कुल प्लेन रखना है। दूसरा पॉइंट है इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम एनी हीटिंग एप्लियंसेस। जिस भी जगह पर आप रेफ्रिजरेटर को रखेंगे उस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई हीटिंग एप्लियंसेस नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो थर्ड पॉइंट है इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम वॉल एटलीस्ट बाई 22.5 सेंटीमीटर विच प्रोवाइड्स गुड वेंटिलेशन फॉर कंडेंसर। तो देखिए ये जो न्यूमेरिक जो डिजिट है 22.5 सेंटीमीटर, ये फ्रिज के साइज़ या फ्रिज की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका फ्रिज का साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा साइज़ है तो इसका जो एयर सर्कुलेशन का जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर तो एक मिनिमम वैल्यू है। इस मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा ही आपका स्पेस को आपको वहाँ पर ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण से कि पीछे का जो एरिया जो है, हम जनरली क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल दीवार से बिल्कुल लगा करके हम रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पीछे में उसका कंडेंसर कॉइल होता है जो कि कूलिंग का काम करता है। अगर उसको हम दीवार से बिल्कुल अगर नज़दीक में अगर रखेंगे तो कूलिंग की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इसका जो एक अप्रॉक्सीमेट एक लमसम इसका वैल्यू निकाला गया कि 22.5 सेंटीमीटर हमें अवे रखना है वॉल से। ओके, फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड सेपरेट प्लग फॉर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इसमें जो है हैवी सप्लाई, हैवी वायर हमें लेकर के आना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी जो है 1000 वाट के आसपास का ऑलमोस्ट होता है। तो उसे हैवी वायर, हैवी लाइन से हमें कनेक्ट करना चाहिए और उसे सेपरेट वायर से कनेक्ट करना चाहिए। लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। डू नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप द रेफ्रिजरेटर इमीडिएटली। अचानक से रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट या स्टॉप नहीं करना। जब कंप्रेसर चल रहा है तो विशेष करके हमें रेफ्रिजरेटर को बंद या चालू नहीं करना है।
Good air circulation is necessary inside the cabinet for keeping all commodities at their desired temperature. Hence, store the commodities accordingly. This also keeps running time low. Okay, तो यहाँ पर जो एयर का जो सर्कुलेशन है उसे बहुत ही अच्छा रखने के लिए हमें जितने भी डायबल आइटम्स है उसका एक सही पोजीशन हमें निर्धारित करना होगा, जिससे कि हमारा जो भी डायबल आइटम्स है वो खराब ना हो। 7 पॉइंट है इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम द सन रे। सन रे के से दूर हमें रेफ्रिजरेटर को हमेशा रखना चाहिए। इंस्टॉल द रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम वाटर, पानी से भी हमें रेफ्रिजरेटर को दूर रखना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, एक नोट कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट करके रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।